Hello everyone, welcome to ESPI podcast episode 2, and in this episode today we are going to talk about the topic study in the USA. अब जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्वेरीज होती है यूएसए जाने से पहले, जैसे एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, करियर अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप, वो सब हम आज इस एपिसोड में कवर करेंगे. एंड टुडे वी हैव विद अस मिस गीतू पिल्लाई. She is working as a team leader for the overseas education in ESPI Visa Consultants Private Limited, and she has more than 10 years of experience in USA counseling. She is the senior counselor over there. So we have ma'am with us. Welcome ma'am. Thank you for introducing me. Hopefully आज जो भी बच्चों के queries है I will be able to sort it out. Okay ma'am, thank you. So ma'am, can we start with our first question? Yes, sure. So ma'am, first question, very basic question, that why USA is so famous? What are the advantages ma'am? US हमेशा से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि अगर आप कंट्रीज़ को कंपेयर करोगे इट इज़ रैंक नंबर 1. उसकी जो डिग्री है ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में सबसे टॉप रैंकिंग में आती है. US का GDP हाईएस्ट है एंड द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ऑलमोस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज की हेडक्वार्टर्स US में है. तो आफ्टर स्टडी भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम US में मिलता है. सो US हैज़ बीन ऑलवेज एन वेलकमिंग कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो यही सब कारण है कि स्टूडेंट्स US प्रिफर करते हैं फॉर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन. सो मैम, पर्सनली आप क्या बिलीव करते हो कि स्टूडेंट्स को जाना चाहिए यूएसए में? ऑफ कोर्स येस. US की स्टडी बाकी कंट्री से आप कंपेयर करोगे तो सर्टन ऐसा मानते हैं कि एक्सपेंसिव है, बट आई पर्सनली कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट. आप जो इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली आप 1 ईयर में वो रिटर्न तो गेन कर ही लोगे. तो अपॉर्चुनिटी है, एकेडमिक प्रोफाइल है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए. सो यूएसए के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या डिफरेंस है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में? US का एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है. मतलब सपोज 12th के बाद कोई स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि उसको क्या करना है, तो US गिव्स यू एन अनडिसाइडेड मेजर. आप कोई भी मेजर चूज किए विदाउट ही आप आपका बैचलर स्टडी स्टार्ट कर सकते हो. फर्स्ट ईयर में आपका मेजर चूज मतलब समझ सकते हो सारे सब्जेक्ट्स को इन डिटेल, एंड सेकेंड ईयर से आप मेजर चूज कर सकते हो. तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है बाकी कंट्री के कंपैरेटिवली बहुत फ्लेक्सिबल है. तो दैट इज द मेन बेनिफिट आई हैव सीन इन US एजुकेशन सिस्टम. सो बेसिकली कौन सी फील्ड के लिए यूएसए फेमस है? बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मतलब नेम द प्रोग्राम यू हैव इट इन US, बट मेजरली US इज नोन फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, हेल्थ साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स. उसके अलावा भी साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, दीज प्रोग्राम्स आर वेल नोन इन US. सो मैम, बेसिकली कितने इंटेक्स है? मेजरली आप जो इंटेक की बात करोगे देन दे हैव फॉल इंटेक एंड स्प्रिंग इंटेक. फॉल मतलब आपका सितंबर इंटेक हुआ, एंड स्प्रिंग मीन्स योर जैन इंटेक. बट सर्टेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो हैव मिड इंटेक, जिसको हम अप्रैल मई समर इंटेक बोलते हैं. ओके. सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिनको 12th के बाद अप्लाई करना होता है, तो उनके लिए कोर्स ड्यूरेशन क्या रहता है? 12th के बाद आप 2 प्रोग्राम्स कर सकते हो US में. या तो आप एसोसिएट डिग्री के लिए जा सकते हो या तो आप बैचलर्स डिग्री के लिए. अगर आप एसोसिएट डिग्री चूज करते हो आपका ड्यूरेशन 2 इयर्स का रहता है, और अगर आप बैचलर्स डिग्री चूज करते हो इट इज़ ऑफ 4 इयर्स, प्रॉपर 4 इयर्स. बीट BCom, बिजनेस, इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड आप चूज कर लो, आपका ड्यूरेशन 4 इयर्स का रहेगा. ओके. सो मैम, हर एक कंट्री के लिए एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है स्टूडेंट के कि जैसे वहाँ का वेदर कैसा होगा, हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं. तो आप कुछ वेदर के बारे में थोड़ा सा अगर बता दें. US का वेदर बहुत डाइवर्स है, मतलब स्टेट वाइज आपका वेदर डिफर करता है, बट आपको ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में 4 सीजन्स मिल जाएंगे US में. सो स्टूडेंट्स कैन सर्वाइव. आप बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन वाले स्टेट्स में नहीं जाते हो, स्टूडेंट्स कैन इजीली सर्वाइव. ओके. सो अकॉर्डिंग टू यू कि स्टूडेंट्स सर्वाइव कर लेंगे, राइट? यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पॉपुलर डेस्टिनेशंस है कई सारे स्टेट्स, तो देयर दे सर्वाइव. द क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट मतलब स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं. ओके. अब बात करें जनरल रिक्वायरमेंट्स की, तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स है US यूनिवर्सिटीज़ में? सो बेसिकली जो बच्चा 12th कंप्लीट करता है, राइट? यस.
हाँ, तो यहाँ से जब आपका 12th कंप्लीट है, जनरल मोस्ट ऑफ द यूएस यूनिवर्सिटीज आपका एकेडमिक परसेंटेज जीपीए देखती है. एवरेज गुड जीपीए इज 3+, दैट इज अराउंड 65% प्लस. बट एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग अ 12th percentage 55 एंड above कैन अप्लाई फॉर बैचलर्स प्रोग्राम इन यूएस. सब ऐसे कहते हैं कि सैट एंड एक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स है, तो उसका क्या मतलब रोल है एडमिशन प्रोसेस में? बेसिकली ऐसे सुना है कि सैट एंड एसीटी एग्ज़ाम है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एडमिशन प्रोसेस में. आप कुछ बोलेंगे उसके बारे में? यूएस एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं देती, आपका ओवरऑल प्रोफाइल कंसिडर होता है. तो सैट एंड एसीटी आर एप्टीट्यूड टेस्ट जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती है अगर आपका ज़्यादा लुकआउट स्कॉलरशिप की तरफ है. तो अभी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन के लिए ये मैंडेटरी नहीं है सैट और एसीटी. वो जो कंसेप्ट है कि दीज आर मैंडेटरी टेस्टिंग, दीज आर नॉट मैंडेटरी. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट ऑप्शनल हो गई है. तो सैट एसीटी अगर आपको नहीं देना है तो विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन. बट दोज टेस्ट आर रिकमेंडेड अगर आपको स्कॉलरशिप सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, एंड सर्टेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपको पढ़ाई करनी है तो. ओके, तो स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स और जीपीए का क्या रोल है एडमिशन प्रोसेस में? दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो मैंडेटरीली आपको कंप्लीट करना होगा. जीपीए एज आई मेंशन्ड एकेडमिक परसेंटेज होता है. यहाँ पे जैसे हमारा 10 आउट ऑफ ग्रेडिंग स्केल होता है, 100 आउट ऑफ ग्रेडिंग स्केल होता है. इन यूएस वी हैव अ जीपीए सिस्टम विच इज़ आउट ऑफ 4. तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपके रिक्वायरमेंट वाइज 4 आउट ऑफ 3 का मिनिमम सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ रखती है कि आपका 4 आउट ऑफ 3 जीपीए होना चाहिए. सो ट्रांसक्रिप्ट्स आर स्कूल डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन पर्पस के लिए सबमिट करना पड़ता है. So US universities, how do they evaluate our students rather than their domestic students? अगेन इवैल्यूएशन में हमारा जीपीए मतलब परसेंटेज वो लोग कंसिडर करते हैं. सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेडिंग स्केल अलग होता है. जब वो 3 जीपीए बोलते हैं, हमारे स्कूल्स के हिसाब से सर्टेन स्कूल में 65 की रिक्वायरमेंट रहती है, सर्टेन में 60 की रिक्वायरमेंट रहती है. बट जैसे मैंने पहले ही कहा, सिर्फ जीपीए के बेसिस पे इवैल्यूएशन नहीं होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं. जैसे कि आपका आईएलटीएस या टॉफल का स्कोर हुआ, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हुआ जो आपके स्कूल टीचर्स देते हैं, आपका कोई एसे आपने लिखा हो, तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर ग्रांटिंग यू एन एडमिशन. Okay, so what is the significance of co-curricular activities or volunteer work in college applications? Yes, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज वो जो स्टूडेंट्स का मेंटालिटी है ना कि मेरा अगर एकेडमिक 80 है तो मेरा एडमिशन शॉर्ट है, वो ज़रूरी नहीं है यूएस के एप्लीकेशन के टाइम पे. बिकॉज जो बच्चा ज़्यादा को करिकुलर में इन्वॉल्व है, कोई एनजीओ एक्टिविटीज़ की हो, उनको वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि वो बच्चे की एम्पैथी दिखाता है कि आप कितने सोसाइटी की तरफ इन्वॉल्व हो. उनको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो सोसाइटी से कुछ सीख के सोसाइटी को कुछ रिटर्न में दे. तो दोज एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट व्हेन एडेड इन योर रेज्यूम, एसओपी और एसे. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर एडमिशन पार्ट. ओके, सो जैसे सैट एसीटी ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उनकी अपनी एक जगह है. Yes. और जो ट्रांसक्रिप्ट्स है जीपीए उनका भी एक अलग प्रोसेस है. तो मैम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्या रोल है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इंडिया में जो फर्स्ट लैंग्वेज इट इज़ नॉट इंग्लिश. हमारी भले पढ़ाई इंग्लिश बोर्ड से है, इंग्लिश मीडियम से है, स्टिल हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. तो यूनिवर्सिटीज़ मतलब कंट्रीज़ जहाँ पे इंडिया इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट्स को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना होता है. तो यूएस में आपके पास ऑप्शंस है, आप आइल्स दे सकते हो, टॉफल, पीटी, डियोलिंगो, जो भी बच्चे को इजी लगता है वो दे सकता है. ओके, सो मैम हमारे व्यूअर्स को सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप बता सके, ये जो सब टेस्ट्स है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो वो फ्रूटफुल रहेगा. यस, तो जो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है इट इज़ वैलिड फॉर 2 years. सबका बैंड स्कोर और स्कोरिंग अलग ग्रेड पे होता है. अगर आप आइल्स की बात करोगे तो जनरल रिक्वायरमेंट विल बी 6. ये एकदम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं बता रही हूँ. फॉर यूजी स्टूडेंट्स इट विल बी 6. फॉर पीजी स्टूडेंट्स सर्टेन यूनिवर्सिटी 6.5 मांगते हैं, दैट इज मास्टर स्टूडेंट. टॉफल की बात करते करते 80 मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एंड सम गुड स्कोर इज अबाउट 90+.
Duolingo यूजी स्टूडेंट्स 100 कर सकते हैं एंड फॉर मास्टर स्टूडेंट अगेन 110 प्लस. पीटी अगेन फॉर यूजी स्टूडेंट्स 52 अराउंड एंड मास्टर्स 60 अराउंड. ओके, सो मैम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली. अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की. सो कैन यू प्लीज टेक अस थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस? ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको कंडीशनल एडमिशन इन द सेंस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के मामले में नहीं देती है. तो एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए. सो वॉट एवर इज़ योर लास्ट क्वालिफिकेशन. अगर आप बैचलर्स के लिए हो तो वो लोग 4 years के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 9th 10th 11th 12th. अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो देन योर बैचलर्स डॉक्यूमेंट्स. उसमें आपका एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आ गया. इफ इट्स अ बैचलर स्टूडेंट आपका प्रोविजनल या डिग्री आ गया. प्रोविजनल इज वैलिड ओनली फॉर 1 year. अगर आपका डिग्री पास आउट हुए 1 साल के ऊपर हो गया है देन डिग्री सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी. जो ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी यूएस में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लास्ट सेम में है, लास्ट ईयर ऑफ स्टडी में है. फॉर देम वी नीड बोनाफाइड सर्टिफिकेट या प्रेडिक्टेड स्कोर्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफाइल. इसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है फ्रॉम टीचर्स और प्रोफेसर्स. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है कि व्हाट आर योर इंटेंट टू स्टडी अब्रॉड. अपडेटेड रेज्यूम चाहिए होता है जिसमें आपके सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने मेंशन कर दिया हो. एंड फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑन फॉर योर I-20 एंड एवरीथिंग. सो मैम कॉमन एप्लीकेशन क्या है? कॉमन एप्लीकेशन इज अ पोर्टल जहाँ पे मेजर ऑफ यूएस यूनिवर्सिटीज आर देयर अवेलेबल. मतलब अगर बच्चा सोचता है कि मुझे 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ में साथ में अप्लाई करना है तो उसको अलग अलग एप्लीकेशंस भरने की ज़रूरत नहीं है. सो कॉमन ऐप इज़ एन एप्लीकेशन पोर्टल जहाँ पे 1000+ यूएस यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट एप्लीकेशन आप पंच इन कर सकते हो. मतलब इफ अ स्टूडेंट इज विशिंग टू अप्लाई टू 6 to 7 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए उसको अलग अलग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है. वो कॉमन ऐप में ही अपने यूनिवर्सिटीज़ ऐड ऑन करके एक सिंगल कॉमन एप्लीकेशन में ही 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ साथ में वो बता सकता है. सो दैट बिकम्स ईजी फॉर द टीचर या काउंसलर्स ऑल्सो. जब वो लोग भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनको एक ही बार सबमिट करना होता है विच गोज टू द 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़. सो मैम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एसिस का क्या रोल है एडमिशन प्रोसेस में? बेसिकली इट डिस्क्राइब्स यू कि आप कौन हो. बिकॉज आपकी कहीं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यूएस की इंटरव्यू नहीं लेती तो आप कभी कहीं अपने बारे में सेल्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो. सो स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप खुद को डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया है, आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो. सो दैट प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल. वो आपकी सोच बताता है रैदर देन द लैंग्वेज उसमें क्या यूज़ हुआ है. इट शुड डिस्क्राइब कि आप क्या सोचते हो, योर थिंकिंग्स. सो मैम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होता है जो यूनिवर्सिटीज मांगती है. सो हु शुड राइट देम? It should come from your professors, it should come from your teachers if you're a school student. Rather than that जो professionals हैं जिनके पास ज़्यादा work experience है उस केस में आपके colleagues, supervisor आपका letter of recommendation submit कर सकते हैं. सो मैम एप्लीकेशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स जो है वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं सबसे ज़्यादा? आपका गैप जस्टिफिकेशन को लेके, आपका GPA कन्वर्जन को लेके, दोज थिंग्स यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने अगर 2023 पास आउट किया है तो आगे कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, बट वो आपके प्रोफाइल पे बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है जब आप बताते हो कि आपने को करिकुलर वाइज क्या कंप्लीट किया है, आपका गैप क्यों पड़ा है. सो एवरी माइन्यूट डिटेल्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. आपने कोई भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स गेन किया हो स्कूल के टाइम पे 9th 10th 11th 12th कभी भी, दोज थिंग्स यू कैन मेंशन. वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी आपके एप्लीकेशन में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी. So what are the key deadlines that a student should be aware of? बेसिकली यूएस एप्लीकेशन प्रोसेस 1 year प्रायर स्टार्ट हो जाता है अगर आप मेजर इनटेक फॉल इनटेक की बात करते हो तो. सो फॉर नेक्स्ट सेप्टेम्बर एप्लीकेशंस हैव करेंटली स्टार्टेड. यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डेडलाइंस वेरी करते हैं.
बट अगर आपका कोई एम है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज़, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ या स्कॉलरशिप के रिलेटेड है, देन सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ डू क्लोज बाय दिस December 2024. सर्टेन हैव अ डेडलाइन इन Jan. बट अगर आप रेगुलर टाइमलाइन पूछो, देन फॉर September इनटेक वी एप्लीकेशंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम September till next June major of the universities are open. So, due to any circumstances, if a student fails to apply for the fall intake, so can he apply for spring and summer intake in the same year? Yes, of course. And certain universities ने बहुत rare universities है but mid intakes भी open किया है. Like we have October-November intake. If that is again missed, but that are for master students. उसके अलावा आपके पास Jan intake का option रहता है. And again as said, very rare universities but option आपके पास रहेगा for April-May intake as well. So, ma'am, what is the difference between early decision, early action, and regular decision? So basically ये बैचलर्स के केस में this type of decisions are released. अगर आप अर्ली डिसीजन में अप्लाई करते हो तो वो आप पे बाइंडिंग होता है. मतलब जो यूनिवर्सिटी ने आपको अर्ली डिसीजन में ऑफर दिया है, आपको वो यूनिवर्सिटी फाइनल करना ही पड़ता है. अर्ली एक्शन इज नॉट बाइंडिंग बट प्रायर टू डेडलाइन, मतलब जो अल्टीमेट डेडलाइन होता है, जो फाइनल डेडलाइन होता है, उसके भी पहले एक प्रायोरिटी डेडलाइन होता है. आप उसके पहले अप्लाई कर लेते हो, देन यू गेट अ अर्ली ऑफर लेटर्स. तो दोज आर नॉट बाइंडिंग बट एटलीस्ट आप ऑफर्स लेके बैठ सकते हो. यू कैन डिसाइड लेटर ऑन. सो दोज आर अर्ली एक्शन डेडलाइंस. देन यू हैव रेगुलर वन जो फाइनल डेडलाइन होती है यूनिवर्सिटीज का, विच इज द लास्ट chance to make application to the universities. So, our viewers are really very clear with deadlines and everything. Now, let's talk about tuition fees. So, what is the average tuition fees for international students? So it can range somewhere around $15,000 to $40,000. अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो somewhere 12 lakhs to 30-35 lakhs average fees. But it varies. जैसे आप हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओगे, आपकी फीस स्ट्रक्चर और हायर हो सकती है. So, is there any additional cost? अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फी, यस. जब आपका I-20 जो फाइनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी का रिलीज होता है, उसमें आपको बुक्स के कॉस्ट होते हैं, इंश्योरेंस के कॉस्ट होते हैं. सो ऑल दोज कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. So, is there any option that fees we can pay in installments? जनरली यस. यूएस सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम पे चलती है. सो स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटी होती है कि वो सेमेस्टर का फी पेमेंट कर सके. एंड सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ अगर आप चाहते हो तो आप इंस्टॉलमेंट के लिए भी आपका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे यू कैन प्रोसीड विद योर फी सबमिशन. मैम, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप से फाइनेंशियल एड ऐसा कुछ होता है और उसको अप्लाई कैसे करना है, इफ यस? यस, यूएस इज वन ऑफ द कंट्री जो जनरस स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, बी इट इन बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल, या अगर आपका फ्यूचर पीएचडी का सोच है तो भी. सो मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन के टाइम पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं. उसके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं होती. बट सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ एस्से बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड स्कॉलरशिप लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन या एक सेपरेट एस्से आपको सबमिट करना होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप वहाँ जाके जब अच्छा परफॉर्मेंस करते हो ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी, देन आपको प्रोग्रेशन स्कॉलरशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, ये सब मिलने की भी पॉसिबिलिटीज़ है. स्कॉलरशिप्स आर देयर. सो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ज़्यादातर किसको मिलता है मैम? नाम में ही आ गया है. मेरिट बेस्ड मीन्स आपका प्रोफाइल एकेडमिकली एक्सेल होना चाहिए. समथिंग 3 GPA प्लस, आपका IELTS 6.5 प्लस हो, आपने GRE या SAT दिया हो, समथिंग गुड प्रोफाइल ओवरऑल. ओके. सो मैम, अब बात करें वीज़ा एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स की. सो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हो सकती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट वाइज मतलब I-20 इज़ मैंडेटरी. आपको जो भी यूनिवर्सिटी अटेंड करना है वहाँ का I-20 होना ज़रूरी है. पासपोर्ट आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हो आप, तो योर इंटेंशन शुड बी क्लियर कि आपका क्या इंटेंशन है. इट शुड बी स्टडी रिलेटेड. आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए एंड योर प्लान ऑफ रिटर्न टू योर होम कंट्री, मतलब स्ट्रॉन्ग टाइज दिखने चाहिए
कि आप रिटर्न पढ़ाई के बाद इंडिया आने वाले हो। Okay. So, ma'am, what is I-20? I-20 इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी आपको देती है, और वो तभी इशू होता है जब आपने एकेडमिक एज वेल एज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का मीट कर लिया हो। फॉर F1 स्टूडेंट वीज़ा आपको जब अप्लाई करते हो टू एम्बेसी, यू नीड योर I-20 इन योर हैंड। So, what is the process of obtaining F1 student visa? ओके, सो So, ma'am, what is the process of obtaining F1 student visa? बेसिक प्रोसेस वाइज सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक बार आप एप्लीकेशन कर लो, हर यूनिवर्सिटी का टर्न अराउंड टाइम अलग अलग होता है फॉर डिसीजन, बट जनरल टर्न अराउंड टाइम 4 to 6 वीक्स का रहता है। आपका प्रोफाइल वो लोग इवेलुएट करके आपको ऑफर लेटर वो लोग रिलीज करते हैं। वंस ऑफर लेटर इज रिलीज्ड, दे वांट यू टू कंफर्म कि आप उनके पास जाना चाहोगे या नहीं। सो जनरल एक आपको कंफर्मेशन सबमिशन करना होता है। इन दैट स्टेज सर्टेन यूनिवर्सिटीज आपसे डिपॉजिट मांग सकती है कि अगर आप आने ही वाले हो तो पे अस अ सीट कंफर्मेशन चार्जेस विच कैन वेरी फ्रॉम $200 to $2,000। एक बार वो पेमेंट हो जाए, आपको यूनिवर्सिटी में फिनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो भी यूनिवर्सिटी का 1 ईयर का एक्सपेंस है, ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंस वो एरिया का, आपको आपके फंड में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वाइज सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी में। सो वंस फंडिंग इज सबमिटेड, यूनिवर्सिटी वेरीफाइज योर फंड एंड इश्यूज यू विद दी I-20, जो मैंने पहले बोला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। I-20 के बेसिस पे आप आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। वीज़ा प्रोसेस में आपको बेसिकली 2 दिन का डेट लेना होता है। फर्स्ट इज योर बायोमेट्रिक एंड सेकेंड डे इज योर इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपका ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, हार्डली 1 मिनट इंटरव्यू। एंड ऑन द स्पॉट डिसीजन में वीज़ा अप्रूवल है तो दे बेसिकली टेक योर पासपोर्ट, जो जनरली आपको घर पे मिल जाता है विद इन अ वीक वाया ब्लू डार्ट। ये आपका फुल प्रोसेस रहेगा। सो मैम, इंटरव्यू में बेसिकली कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? See, interview basic questions will be either related to your background, will be either related to your finance, your intention, कि what intention are you planning to study abroad, and what are your strong ties to your home countries. जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज की है उसके रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, यही सब क्वेश्चंस कवर होते हैं मेजरली। So, ma'am, what are the main reasons for visa refusal and what applicant should avoid to get the refusal? मेजर रीजंस में आप ये बोल सकते हो कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू कन्वे हिज इंटेंशंस। सर्टेन टाइम्स वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते काउंसलर्स को कि उन्हें क्यों जाना है पढ़ने के लिए। द अदर रीजंस कैन बी योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। आप शायद आपका स्ट्रॉन्ग टाइज, आप रिटर्न आने वाले हो इंडिया, ये आप जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं काउंसलर को। माइट बी रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स जो आपने चूज किया है वो आपके बैकग्राउंड या फ्यूचर प्लान के साथ मैच नहीं कर रहा हो। तो ओवरऑल जब स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू अटेंड करता है, ही शुड बी कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड शुड टेल ट्रूथ एज मच एज पॉसिबल। एकदम कॉन्फिडेंटली उनको प्रेजेंट करना होगा एक काउंसलर के सामने विथ ऑल हिज जस्टिफिकेशंस। सो मैम, अगर बात करें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, सो उसका एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या डिफरेंट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से? ऑफ कोर्स प्रोग्राम टू प्रोग्राम एडमिशन रिक्वायरमेंट वेरी करता है। यहाँ पे मास्टर्स के केसेस में आपके पास ज़्यादातर एसेज सब नहीं आते, बट इफ़ यू हैव डन योर रिसर्च प्रपोजल, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, दोज थिंग्स आप एप्लीकेशन में दिखाते हो। और जैसे हमने बैचलर्स में सैट ACT की बात की थी, मास्टर्स में आते आते आपके पास ऑप्शंस रहता है टू गिव GRE और GMAT। तो फॉर एनी बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज GMAT का एडिशनल ऑप्शन रिक्वायरमेंट हो सकता है, एंड फॉर एनी अदर फील्ड लाइक इंजीनियरिंग है, हेल्थ साइंस है, आपको GRE की रिक्वायरमेंट आ सकती है, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सेलेक्शंस। ओके, सो मैम आपने बात की GRE और GMAT की, और कुछ दूसरी एंट्रेंस एग्जाम्स भी हो सकती है। सो उन एग्जाम्स का कितना इम्पोर्टेंस है मैम एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए? सेम जैसे जो UG लेवल पे हमने बात की थी, दैट अप्लाइज टू मास्टर्स लेवल 2। हर यूनिवर्सिटी का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता GRE GMAT, बट कई स्पेसिफिक कोर्स के लिए एंड सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है।
ज़्यादातर रिकमेंडेड है फॉर स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए जाते हैं, जो हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको वो सब्जेक्ट में स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पे मैथ्स बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो स्टूडेंट्स अगर GRE या GMAT देते हैं तो उनका एडमिशन पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो मैम स्टूडेंट्स को क्या कंसिडर करना चाहिए जब वो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं या किसी प्रोफेसर का नाम देख के वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, तो कंसिडरेशन में क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि कोर्स मॉड्यूल्स देख लें, बिकॉज कोर्सेज के नाम शायद आपको सिमिलर मिलेंगे बट कोर्स कंटेंट जो होगा दैट माइट डिफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो मॉड्यूल्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट गो थ्रू द मॉड्यूल्स, कोर्स के कंटेंट क्या क्या है। फिर आपने जो प्रोफेसर्स की बात की, अगर बच्चे को थीसिस में रिसर्च में कुछ इंटरेस्ट है तो गो थ्रू द प्रोफेसर्स प्रोफाइल। प्रोफेसर किस फील्ड में रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं, आप वो इंटरेस्ट में वो प्रोफेसर को हेल्प कर पाओगे कि नहीं, तो ही आपका और वो प्रोफेसर का रिलेशन आगे जाके कुछ काम आएगा आपके। So those things should be taken into consideration. Then comes university ranking, course ranking. Those matters also you can take into considerations. सो मैम आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जैसे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? Okay, so US is one of the country जो हर लेवल पे आपको स्टे बैक ऑप्शन ग्रांट करती है। अगर ड्यूरिंग स्टडी की भी आप बात करते हो तो स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पार्ट टाइम ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट होता है ये। वंस आपका 9 मंथ्स का स्टे यूएस में ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है, आपको CPT का ऑप्शन मिलता है यूएस में, विच इज कॉल्ड करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिमिलर टू इंटर्नशिप्स इन इंडिया। तो वो टाइम पे आप आपके फील्ड रिलेटेड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है आप कंपनीज या ऑफिसेस में कर सकते हो। ये आपके स्टडी के टाइम पे होता है CPT जो है, बट आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन आपको OPT मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जनरली सारे स्टूडेंट्स को हर लेवल पे 1 ईयर तक का स्टे बैक मिलता है। बट अगेन अगर आपका कोर्स STEM एक्रेडिटेड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स रिलेटेड आपने कोई भी कोर्स चूज किया है तो आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलता है। तो इट इज 2 + 3 years of stay back option. Okay. So ma'am, what is the process of transition of visas from F1 visa to H1B visa? Okay, so it is a bit of time consuming process. Actually US में जो है लॉटरी ड्रॉ सिस्टम चलता है फॉर H1 which is work visa. जैसे हमने अभी पहले बात की, F1 के कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट के पास स्टे बैक का ऑप्शन होता है अप टू 3 years. तो ये 3 years में जब भी H1 का लॉटरी ड्रॉ ओपन होता है, यू कैन पुट योर फाइल, यू सबमिट योर फाइल फॉर दैट। अगर आपका लॉटरी ड्रॉ में नाम सक्सेस होता है, यू आर कॉल्ड फॉर H1B स्टैंपिंग, विच इज द वर्क वीजा ऑफ यूएस। सो मैम डिपेंडेंट के लिए क्या वीजा ऑप्शंस अवेलेबल है? तो यूएस अलाउज स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजास। तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एज अ डिपेंडेंट। आपको प्रूव करना होगा कि वो जो मेन एप्लीकेंट पे हो आप फुल्ली डिपेंडेंट हो, एंड एडिशनल फिनेंसेस आपको दिखाने पड़ते हैं। स्टूडेंट का अलग फंडिंग होता है एंड डिपेंडेंट का डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट रह सकता है 5 to 10 लाख के रेंज में। यूनिवर्सिटी से आपको डिपेंडेंट का भी I-20 मंगाना पड़ता है एंड बेस्ड ऑन द I-20 आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। So ma'am, what is the difference between F1 student visa and F2 dependent visa? डिफरेंस तो नाम में ही आ गया, F1 इज स्टूडेंट वीजा एंड F2 इज डिपेंडेंट वीजा। कुछ लीगल डिफरेंसेस होते हैं। F1 स्टूडेंट इज अलाउड टू स्टडी फुल टाइम, F2 कैन ऑल्सो स्टडी बट कैन एनरोल इन अ कोर्स विच इज लेस देन ऑफ 1 year ड्यूरेशन। F2 are not officially allowed to work, whereas F1 students are allowed to work part time on campus employment में work कर सकते हैं। So ma'am, can dependent arrive at the same time with international students? Yes, if I-20 से proper time पे issue हो गया है, of course they can arrive along with the students as well. But recommended वही होता है कि student एक बार पहुंच जाए US
खुद को सेटल कर ले, बिकॉज उनके लिए भी बहुत चेंजेस होने वाले हैं. यू आर चेंजिंग अ कंट्री, यू आर चेंजिंग एन एंटायर एजुकेशन सिस्टम. तो आपको सेटल होने में टाइम तो लगेगा वो कंट्री में. वो टाइम को आपको साथ में शायद डिपेंडेंट मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल अगर आप 6 मंथ्स बाद डिपेंडेंट का ट्राई करो. ओके, सो मैम जैसे आपने बात की I-20 की, पहले भी हम जान चुके हैं कि I-20 होता क्या है, बट आप थोड़ा डिटेल में बता सके कि I-20 में एक्चुअली लिखा क्या होता है. I-20 आपका मेजर सारा इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लाइक योर फुल नेम मीन्स योर पासपोर्ट डिटेल्स, योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर सिटी ऑफ बर्थ, वो हुआ आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, वो यूनिवर्सिटी का स्कूल कोड क्या है, मीन्स इट इज़ लाइसेंस्ड और नॉट, उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट योर प्रोग्राम रिलेटेड डिटेल्स, आपका क्या प्रोग्राम में एडमिशन है, क्या स्टार्ट डेट है आपका, आपका कोर्स का क्या एंड डेट होगा, एंड अर्लीस्ट आप यूएस में कब एंटर कर सकते हो, वो इंफॉर्मेशन I-20 के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ होता है, विच इज़ इशूड बाय योर DSO. सेकेंड पेज एंड थर्ड पेज इज ऑफिशियली रिजर्व्ड फॉर द CPT या OPTs आप जो भी करते हो, तो उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए स्पेस रिजर्व किया जाता है. सो मैम सेविस का क्या रोल है I-20 में. So SEVIS is basically Student Exchange Visitor Information System. वो एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिससे यूएस स्टूडेंट्स का ट्रैक रखते हैं. तो दे होल्ड अ रिकॉर्ड कि आपने यूएस कब एंटर किया है, आप यूएस कब लीव कर रहे हो, आप अभी भी भले आपका वीज़ा एक्टिव है बट क्या एज अ स्टूडेंट आप यूएस में एक्टिव हो कि नहीं, आपका F1 का क्या स्टेटस है, वो सारा रिकॉर्ड ट्रैक इन्फॉर्मेशन रखने वाली वेब बेस्ड सिस्टम है SEVIS. सो मैम I-20 फॉर्म रिसीव करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को देने पड़ते हैं, फाइनेंशियल, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स. वंस ऑफर इज रिसीव्ड आपका नेक्स्ट स्टेज I-20 का होता है, जिसमें आपको फिनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है. तो फिनेंशियल में यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स योर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट. फंड रिसेंट हो तो भी चलता है फॉर I-20 पर्पस. सो रिसेंट फंड्स इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, FD और एजुकेशन लोन, these formats of fund आप यूज कर सकते हो टू रिलीज I-20. सेविस का फी कॉस्ट क्या रहता है. Currently it is $350. एक साल के लिए वैलिड रहता है एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल फीस इन एनी सिनेरियो. ये रिफंड नहीं मिलेगा स्टूडेंट को. सो मैम जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन या हाइब्रिड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी क्या I-20 फॉर्म इशू करना ज़रूरी होता है. See, if your study is entirely online, आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा. हाइब्रिड में भी अगर 50% प्लस कोर्सेज ऑनलाइन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा. हुएवर इज एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा उनको सेविस फी पेमेंट करना पड़ता है. सो मैम इन केस ऑफ डेफर एडमिशंस और स्विचिंग प्रोग्राम्स, सो उसमें I-20 री इशू करना पड़ता है. यस, अगर आपका एडमिशन डिफर हो रहा है, अगेन जो हमने सबसे पहले बात की थी, यूएस का एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है. तो आपने ये इनटेक का I-20 मंगा लिया है बट फॉर XYZ रीज़न आप जा नहीं पाए, फॉर नेक्स्ट इनटेक आप वो I-20 डिफर करा सकते हो. आपने वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आप यूएस चले गए बट स्टिल आपको फील हुआ कि नहीं, दिस प्रोग्राम इज नॉट माई कप ऑफ टी, आपको प्रोग्राम चेंज कराना है विद इन द यूनिवर्सिटी. You can talk to the DSO and get your I-20 year program changed. सो मैम इन केस अगर I-20 में कोई मिस्टेक है तो उसे कैसे करेक्ट किया जाता है और कितना टाइम लगता है उसमें. It again depends from university to university, but correction तो जैसे ही I-20 issue होता है, you should immediately let your school officials do whatever correction is needed. बेसिकली आपके पासपोर्ट के बेसिस पे ही आपका I-20 इशू होता है, या जो भी डेटा आपने एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट किया हो. स्टिल इन केस ऑफ एनी माइनर एरर आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर सकते हो. एंड ऑफिशियल I-20 का टाइम इज समवेयर अराउंड 7 to 10 वर्किंग डेज. ओके, सो मैम वी आर वेरी वेल क्लियर्ड विथ I-20. ओके मैम, सपोज नाउ स्टूडेंट अगर बैचलर्स डिग्री यूएसए में कंप्लीट करता है और आगे जाके उसको मास्टर्स भी वहीं से करना है, तो मैम उसको सेविस फी फिर से भरना होगा. सी बेसिकली अगर स्टूडेंट एक्टिव रहा है थ्रू आउट हिज स्टडीज एंड कोई गैप या ड्रॉप नहीं है तो उसको दोबारा रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती.
आप आपका स्टडीज कंटिन्यू रख सकते हो। आप सेम सेविस पे ही आप सेविस ट्रांसफर करके नया I-20 इशू करवा सकते ओके मैम, अब बात करते हैं लिविंग कॉस्ट की। सो एकोमोडेशन, फूड, ये सब मिला के बेसिकली लिविंग कॉस्ट कितना हो सकता है यूएसए में? अगेन ये वेरी करता है आप कौन से सिटी में, कौन से लोकेशन में हो। सिटी के साइड आपको महंगा पड़ेगा, रूरल साइड आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट ऑन एन एवरेज पर मंथ यू कैन कंसिडर समवेयर अराउंड $1,000 to $1,500 सब मिला के। फूड आपका आ गया, अकोमोडेशन, ट्रैवल, अदर एक्सपेंसेस सब मिला के इतने का एक्सपेंस आप एस्टिमेट रख सकते हो। सो मैम, ऐसे कहा जाता है कि एकोमोडेशन इज टू कॉस्टली एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, सो इज इट ट्रू? Accommodation not difficult to find because US is a huge country, 50 जैसे states है, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। एक्सपेंसिव की बात तब आती है अगर मेजरली आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन चूज करते हो, तो डेफिनेटली इट इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू दी आउटर जो भी आपको फैसिलिटीज अवेलेबल होती है उससे। मास्टर्स के स्टूडेंट जनरली शेयरिंग में प्रेफर करते हैं, तो जो भी कॉस्ट है 3 या 4 बच्चों के बीच में डिवाइड हो जाता है। सो देर आर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा कंपेयर टू दी आउटर अकोमोडेशन ऑप्शंस। सो मैम, ऐसे कितने हाउसिंग स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर आप कुछ बता सकते हैं तो? See, generally you can book a full apartment and share it with your friends. आप एक फ्लैट को शेयर कर सकते हो, और you can stay as a paying guest, और you can go for university dorms जिसमें आपको सिंगल रूम, डबल रूम, सूट रूम सब अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट रेंज जो भी। सो मैम, यूएसए में ऐसा कुछ है जो स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है या कल्चरल एडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है? सो यूएस में हर यूनिवर्सिटी में आपको सोसाइटीज़ मिलेगी, ग्रुप्स मिलेंगे, जो भी एक्टिविटी में आप इंटरेस्टेड हो आप वो ग्रुप में ज्वाइन इन कर सकते हो। आप इंडिया से हो तो इंडिया के सोसाइटी में ज्वाइन इन कर सकते हो। तो दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, दे परफॉर्म आर्ट्स, दे परफॉर्म प्रोग्राम्स। कोई भी स्पोर्ट्स, आपको फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फुटबॉल के सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हो। तो दोज एडिशनल को करिकुलर एक्टिविटीज़ शायद हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो लोग उनके एजुकेशन सिस्टम में देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरियस, बट स्टूडेंट को वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है एंड दोज आर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्जेस। उनको इनिशिएटिव लेके पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से देखें तो यूएसए कितना सेफ है मैम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? 100% सेफ तो नहीं कहूँगी। जैसे ही हम अपना कंट्री छोड़ते, हमारा घर छोड़ते, सेफ्टी का एक कंसर्न तो आ ही जाता है। बट ड्यूरिंग ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स को समझाया जाता है ऑफ सर्टेन डूज एंड डोंट्स। नई शहर है, नया यूनिवर्सिटी है, लोकेलिटी आपके लिए नया है, लोग आपके लिए नए हैं, तो सर्टेन सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर हम हमारी तरफ से रहे देन सर्टेनली एवरी लोकेशन इज सेफ। डोंट गो आउट एट नाइट, जितना हो सके आपका काम मॉर्निंग में वाइंड अप करो। बहुत रूरल एरियाज में अकेले मत जाओ, ट्रैवल इन ग्रुप्स सो दैट इट इज़ ईजी कि कुछ भी आए तो देर इज़ अ टीम या ग्रुप ट्रैवलिंग विद यू। सो सर्टेन सेफ्टी प्रिकॉशंस जो यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले से बताती है वो आपको फॉलो करना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का इंटरनल एक सेफ्टी ग्रुप भी होता है। देर आर पुलिस पेट्रोलिंग्स हैपनिंग, सो इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स और एनीथिंग यू शुड रिपोर्ट to the police officials or the your concerned department head. So मैम, सेफ्टी के साथ साथ हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस है यूएसए स्टूडेंट्स के लिए और उसमें क्या क्या कवर होता है? बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें स्टूडेंट के बेसिक नीड्स को वो लोग कवर करते हैं। नाउ दिस हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स। जब आपका I-20 रिलीज होता है उसमें ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट मेंशन किया जाता है। तो जब आप ट्यूशन फीस भरते हो आपको साथ में ये हेल्थ इंश्योरेंस भी भरना पड़ता है। तो दैट इज वैलिड, जिसमें आपके बेसिक मेडिकल नीड्स कवर अप हो जाते हैं। सो मैम, हाउ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव आर यूएसए कैंपसेस? Diverse, of course, yes, because US is #1 popular student destination. आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलेंगे
ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम इंडिया, दे कम फ्रॉम यूके, दे कम फ्रॉम अफ्रीका, you have students from China, you have students from all over the world. So it is diverse, inclusive. हर फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है, आपको हर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हर क्विजीन्स वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा. एवरीथिंग यू कैन सेलिब्रेट एज इन योर, बट हाँ थोड़े रेस्ट्रिक्शंस के साथ सेलिब्रेशंस होते हैं. यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूएस एंड सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स. ओके मैम, अब थोड़ा देखते हैं कि आपके स्पेशल केसेस ऐसे अगर कोई है कि अगर स्टूडेंट के बहुत सारे बैकलॉग्स हैं फिर भी उसको एडमिशन मिला है, तो ऐसा कोई केस है मैम? यस, वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिसका अप्रोक्सीमेटली 51 बैकलॉग्स था, बट स्टिल ही इज डूइंग गुड इन यूएस, सेटल्ड नाउ. मेजरली सी बैकलॉग है आपका, एक बैकड्रॉप आ गया आपके प्रोफाइल पे, उसको आप कवर कैसे कर सकते हो वो आपको सोचना पड़ता है जब आप अप्लाई करते हो. फॉर XYZ रीजन आपका बैकलॉग आया होगा, तो व्हाट हैव यू डन टू कवर इट अप? आपने एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज कुछ किया है कि नहीं, आपने जॉब में आपका प्रोफाइल कुछ बनाया है कि नहीं, हैव यू स्कोर्ड गुड इन योर IELTS, हैव यू स्कोर्ड गुड इन योर GRE, आपके प्रोफेसर्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं. सर्टेन टाइम्स दैट कैन बी सीन एज पॉजिटिव कि आपके बैकलॉग्स है बट उन्होंने सब साथ में क्लियर कर दिया है, तो वो आप आपके प्रोफाइल में कैसे रिफ्लेक्ट करते हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो लिमिटेशंस है, सर्टेन यूनिवर्सिटीज डू हैव अ लिमिटेशन कि दे डोंट टेक एप्लीकेशंस बियॉन्ड 8 या 15 बैकलॉग्स, बट देयर आर स्टिल ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स हैविंग हाई नंबर ऑफ बैकलॉग्स, अगर if they are able to adjust their profile likewise. Okay, now we have heard that कभी कभी स्टूडेंट्स के बहुत लॉन्ग एजुकेशनल गैप्स होते हैं और फिर उनको स्टडी फिर से परस्यू करना होता है, तो आपको कभी ऐसा कोई केस मिला है कि जिसका बहुत सारा एजुकेशन गैप है और उसको एडमिशन मिला हो? See, I personally believe US एजुकेशनल गैप में नहीं मानती, बिकॉज अगर आप वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करोगे, सो 10th के बाद दे वर्क ऑन देयर सेल्फ, अर्न करते हैं, फिर वो हाई स्कूलिंग करते हैं, अगेन दे गो फॉर वर्क एंड देन ऑन देयर बिहाफ ओनली दे स्टार्ट देयर बैचलर्स. सो यूनिवर्सिटीज़ को कभी गैप से कोई इशू रहा नहीं है. इट डिपेंड्स कि आप कैसे आपके प्रोफाइल को जस्टिफाई करते हो. तो येस, वी हैव स्टूडेंट्स विद 5, 6, 7 and 10 years ऑफ गैप हमने किया है. एंड मेजरली अगर आप ये देखोगे कि यूएस में MBA के लिए जब आप अप्लाई करते हो, दे डू आस्क यू फॉर अ गुड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस. आपका जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उस बेसिस पे आपको MBA बेस्ड प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलते हैं. सो गैप विद प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड जस्टिफिकेशन, येस यू कैन अप्लाई टू यूएस. सो मैम, नर्सिंग कोर्सेज के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उसके लिए क्या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ज़रूरी है? हाँ, मतलब जब इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर नर्सिंग इन इंटरनेशनल कंट्रीज, मैथ्स इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट यूएस में देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज विच डोंट रिक्वायर मैथ्स एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब वो लोग आपको पढ़ाते हैं आपका एक कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आ जाता है. बट उसको अगर आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस चाहिए तो देन यू कैन क्लियर इट इन योर सैट. अगेन सैट इज अ मैथ्स एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट को अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैथ्स रिक्वायरमेंट है उसमें अप्लाई करना है तो आप विद सैट एग्जामिनेशन अप्लाई कर सकते हो. तो यूएस ऑफर्स बैचलर्स इन नर्सिंग डायरेक्टली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नॉट ऑल यूनिवर्सिटी, बट देर आर यूनिवर्सिटीज जो आपको डायरेक्ट बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन देती है. Okay, so now we will present the questions which are asked by our students. So मैम, स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज है जो मैं क्वेश्चंस आपसे करूंगी, वो स्टूडेंट्स ने आपको पूछे हैं. सो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आईवी लीग यूनिवर्सिटीज? So Ivy League universities are prestigious US universities. It is a group of 8 private institutes जो बेसिकली अपने रिग्रेस एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, रिग्रेस एडमिशन प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं. सो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट टू स्टडी इन दोज आईवी लीग यूनिवर्सिटीज. Okay, ma'am. So next question is, can I get transfer to US universities while doing my bachelor's from India?
यस, अगेन जो पहले ही बोला था कि यूएस की एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है, सो आपको क्रेडिट ट्रांसफर्स मिल जाते हैं। आपने यहाँ पे जो भी कंप्लीट किया है आपके सब्जेक्ट्स एक बार इवैल्यूएट कराने पड़ेंगे। इफ यूनिवर्सिटी गिव्स यू क्रेडिट ट्रांसफर, आपका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में पॉसिबल है इन योर बैचलर्स इन यूएस। Okay. So, ma'am, what is WES evaluation and when it is required? So basically it is an evaluation service. WES stands for World Education Service. जो भी इंडिया का आपका ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपको यूएस इक्विवेलेंसी में वो कन्वर्ट करके देते हैं। इट इज़ नीडेड इन बेसिकली इन सर्टेन प्रोग्राम्स। आप जब हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो तब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको आपकी इक्विवेलेंसी प्रूफ करनी है कि मेरा जीपीए कितना हो रहा है, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वेस कैन बी यूज्ड। बेसिकली जब आपका डिग्री इंडिया का 3 years का होता है तब। Okay. So, ma'am, can dependent work in USA? ऑफिशियली नो। Okay. So, what are the benefits of studying in community college? बेनिफिट्स इन द सेंस कम्युनिटी कॉलेज ऑफर्स यू एन एसोसिएट डिग्री, तो वो फीस वाइज कम पड़ता है बच्चों को। इट इज़ अफोर्डेबल, क्लास साइज कम रहता है, यू गेट एन डिग्री इन 2 years। So, ma'am, what are the benefits of studying in community college? सो बेसिकली कम्युनिटी कॉलेज ऑफर्स यू एन एसोसिएट डिग्री, तो उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि इट इज़ चीपर कंपेयर टू प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़, तो आपको अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर रहता है। 2 साल में आपको आपकी एसोसिएट डिग्री मिल जाती है। एंड इन फ्यूचर अगर बच्चे को इच्छा है कि मुझे बैचलर्स करना है तो ही कैन गेट अ डायरेक्ट फुल क्रेडिट ट्रांसफर टू 3rd year ऑफ बैचलर्स। तो जो एक्चुअल 4 years का बैचलर्स का फीस होता है उसको फर्स्ट 2 years अफोर्डेबल रहता है। एंड कम्युनिटी कॉलेज हैज़ अ स्मॉलर क्लास साइज रेशियो, तो स्टूडेंट्स कैन ईजिली गेट एडजस्टेड। उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू यूनिवर्सिटी लोअर साइड पे होती है, तो इजी एडमिशन प्रोसेस होता है उनका। Okay, we'll move on to next question. So, what are the options for the students who have completed 3 years of bachelor's degree in India? देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन यूएस जो 3 years की इंडिया की डिग्री एक्सेप्ट करती है, प्रोवाइडेड अगर आपका NAC A ग्रेडेड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कंप्लीट किया हो तो। इन केस अगर आपकी डिग्री NAC A से नहीं है, इट इज़ फ्रॉम B+, देन जो हमने पहले बात की, हम वेस इवैल्यूएशन करवा के इक्विवेलेंसी प्रूफ करके हम स्टिल एप्लीकेशन पंच इन कर सकते हैं। Okay. So, what is the average wage during on-campus job? It can range somewhere from $10 to $15-16. Okay. So, ma'am, are students allowed to work off-campus in second year? Yes, if they are doing their CPT, but certain rules उनको फॉलो करने पड़ते हैं। पहले उनको DSO का परमिशन लेना पड़ता है, बिकॉज CPT वो लोग फील्ड रिलेटेड ही कर सकते हैं। Okay. So, when do I apply for an OPT and how long does it take to get my OPT? सो जनरली रिकमेंडेड इज विद इन, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो आप उसके पहले आपका OPT का प्रोसीजर शुरू कर लो, बिकॉज ओनली 60 days यू हैव इन योर एडिशन आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन टू कंप्लीट योर प्रोसीजर्स फॉर OPT. Okay. So, what parameters are taken into consideration during US student personal visa interview? As discussed earlier, your intentions, your financial background, your intention of returning back to your home country, and how informative are you about the university या program you have applied to. Okay. So, can a student reapply if his visa is rejected? Yes, US ने कोई restrictions रखा नहीं है until and unless you are banned for any fraudulent documents or fraudulent activity, you can reapply, provided अगर आपके पास कोई नया information है उनको देने के लिए। So, ma'am, here we are done with the questions. I think student की जो सारी queries थी वो solve हो चुकी है। But viewers, if you have any questions, अगर आप कोई questions पूछना चाहते हैं तो आप अपना question comment box में drop कर सकते हैं और हम आपको उसका आंसर जल्द ही देंगे। So, ma'am, one last question for you. What message would you like to give to students who are willing to study in the USA? See, basically during my years of counseling मैंने ये realize किया है कि students और parents को US education को लेके बहुत सारे myth है। एक्सपेंसिव है, वीज़ा नहीं लगेगा, सेटलमेंट का कोई स्कोप नहीं है, बट दोज आर नॉट द कॉन्क्रीट थिंग जो पहले दिमाग में आना चाहिए। यूएस
स्टडी को आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर कीजिए. आप जो इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली आपको वो रिटर्न मिलेगा. इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू परफॉर्म गुड इन एकेडमिक्स, डेफिनेटली उनके पास एक सेटलमेंट या अपॉर्चुनिटी रहेगी. पेशेंस की ज़रूरत है. बहुत जल्दी हो जाए ज़रूरी नहीं है, बट इट विल टेक टाइम. बट एंड ऑफ द डे स्टूडेंट कोई भी कंट्री में जाए उसका डेस्टिनेशन यूएस ही रहता है. प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है, आपको वो समझना पड़ेगा प्रॉपरली. अगर आप प्रॉपरली समझ के करोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम. सो स्टिल यूएस के एडमिशन या वीज़ा प्रोसेस के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन या क्वेरी है, सो वी हैव पब्लिश्ड अ यूएस स्टडी अब्रॉड गाइड जिसमें एंटायर प्रोसेस एंड कंट्री की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है. ये बुक आपको दोनों वर्जन में मिलेगा, in English as well as in Gujarati. So to get this book, you can click on the link in the description and subscribe a free copy for yourself. Apart from this, अगर आप 1-to-1 counseling में भी interested है, then you can get in touch with us. We can book a personalized free counseling session for you. So thank you very much, ma'am, for this wonderful session, and thank you viewers for watching our video. If you have any questions related to USA, you can definitely drop it in the comment box. और अगर आप कोई और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस कंट्री का नाम कमेंट्स में लिखें, तो उसका हम पॉडकास्ट एपिसोड आपके लिए रेडी करेंगे. सो थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. Follow us on Instagram, Facebook and LinkedIn. Thank you so much.